मैं आपके साथ अपने जीवन की सच्ची घटनाएं शेयर करना चाहती हूँ। यादें, हाँ यादें, ये साथ नहीं छोड़ती। हम कितना भी भुलाने की कोशिश करें, वह बार बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अकेले ही उन यादों के घने बादलों में की धूप छाँव में मैं खेलती रहती हूँ, परंतु ये मन उसको साझा भी तो करना चाहता है। आज मैं आपके साथ बैठकर उन बातों को, उन यादों को साझा करना चाहती हूँ, उसमें खोना चाहती हूँ। मुझे भी खुद भी डूबना उतरना चाहती हूँ और आप सबको भी उसमें गोते लगवाना चाहती हूँ। दोस्तों के साथ अपनी यादें, अपनी सच्ची कहानियों को शेयर करने का आनंद ही कुछ और है। आइए चलते हैं 1981 की उस सुबह, जब मैं अपने पिया से मिलने की तैयारी कर रही थी। सूटकेस पैक हो चुका था, एक हैंडबैग भी तैयार हो गया था। सुबह 10:20 की ट्रेन थी। मैं अपने देवर जी के साथ रिक्शे पर स्टेशन के लिए निकल पड़ी। हमारी शादी के 1.5 साल हुए थे। मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। ट्रेन यहीं से स्टार्ट होने वाली थी। स्टेशन पहुँचे तो देखा ट्रेन लगी हुई है। मैंने देखा देवर जी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु बोलने में हिचक रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने हिचकते हुए कहा कि भाभी, असल में 2 दिनों बाद मेरे पेपर हैं। वो बीएससी कर रहे थे। अगर मैं आपको छोड़ने जाऊंगा तो परसों सुबह तक ही वापस आ पाऊंगा। एक बार रिवीज़न करने का समय भी नहीं रहेगा। क्या आप अकेली जा सकती हैं? आपको डर तो नहीं लगेगा? उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिल धक से हो गया। वैसे तो अकेले यात्रा करने में मुझे कोई भय नहीं था, परंतु प्रेग्नेंट होने के कारण मैं थोड़ा घबरा रही थी। फिर भी मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी हैं, आप अपनी तैयारी करें, मैं चली जाऊंगी। ट्रेन में और लोग भी तो होते हैं। अब देवर जी के चेहरे पर चिंता के भाव थोड़े कम हुए। मेरी बर्थ प्रथम क्लास के 4 बर्थ वाले डिब्बे में एक नीचे वाली थी। बाकी 3 बर्थ पर पुरुष थे। मुझे थोड़ी हिचक हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। देवर जी ने उन तीनों मुसाफिरों से रिक्वेस्ट की कि ये मेरी भाभी हैं, अकेली जा रही हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो सब अच्छे लोग थे। बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग हैं। परंतु मेरा दिल धुक धुक कर रहा था। एक तो मैं गर्भवती थी। वक्त बेवक्त मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, चक्कर आने लगता था, जी मिचलाने लगता था। फिर भी मैंने हिम्मत की, भरे मन से देवर जी को बाय बाय किया। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था और स्पीड पकड़ने लगी थी। नीचे की बर्थ पर एक बुज़ुर्ग आदमी थे और ऊपर की बर्थ पर 30-35 साल के 2 लोग थे। मैंने अपना सूटकेस सीट के नीचे रख दिया और हैंडबैग को अपने सिरहाने रखा। काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। मैं अपनी बर्थ पर आराम करने लेट गई। नाश्ता मैं घर से करके चली थी। बाकी पैसेंजर भी अपनी सीट पर आराम कर रहे थे। मैंने स्टेशन पर एक स्टॉल से गृह शोभा खरीद ली थी। आँख बंद करके थोड़ा आराम करने के बाद गृह शोभा खोलकर मैं उसके पन्ने पलटने लगी। लंच आ गया था। खाना खाकर मैंने अपनी दवाइयाँ खाईं, जो कैल्शियम और आयरन के लिए थीं। खाने के बाद 1-2 आर्टिकल्स मैगज़ीन में पढ़े, फिर आंखें बंद होने लगीं। जब मेरी आंखें खुली तो देखा भैया चाय लेकर आ गए थे। चाय और सैंडविच खाने के बाद खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। पीछे छूटते हुए जंगल, खेत, गांव देखने में आनंद आ रहा था। कहीं गायों के झुंड घास चर रहे थे, तो कहीं तालाबों में भैंसें विश्राम कर रही थीं। ट्रेन की गति अब धीमी हो रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। अभी हम बिहार क्रॉस कर रहे थे। किसी कारणवश स्टेशन से बाहर आउटर पर ट्रेन रुक गई थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। मैंने कानों में बड़ी बड़ी सोने की बालियां पहनी हुई थी। ये मैं हमेशा पहन कर रखती थी। अचानक खिड़की से हाथ डालकर एक 13-14 साल के लड़के ने मेरे कान की बाली को खींचने की कोशिश की। मेरे
मेरे सामने की बर्थ के ऊपर वाली बर्थ पर जो सज्जन थे वह काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे कूद पड़े। हम सब घबरा गए। उस लड़के को मैं नहीं देख पाई थी, उन्होंने ऊपर से देख लिया था। इस कारण उसे भगाने के लिए वो चिल्लाते हुए अपनी बर्थ से नीचे कूद पड़े। जब वह लड़का पलटकर भाग रहा था तब मेरी निगाह उस पर पड़ी। मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा और पूछा, आपको चोट तो नहीं आई? वह ठीक थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। कहते हैं ना, खिड़की से बाहर हाथ निकाला और आपकी घड़ी गायब हो गई, तो समझ लीजिए बिहार आ गया है। रात में डिनर के बाद सब सोने चले गए। दिन अच्छा बीत गया था। कभी मैगज़ीन पढ़ते, कभी बाहर देखते और कभी आराम करते हुए। डिब्बे की लाइट्स बंद हो गईं, बस एक धीमी लाइट जल रही थी। आसपास की बर्ड से खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करके मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी। वो बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कब नींद आ गई मालूम नहीं हुआ। डिनर के बाद मैंने अटेंडेंट से पूछा कि ट्रेन देवलाली कितने बजे पहुंचेगी। उन्होंने बताया रात करीब 3 बजे के आसपास। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देवलाली आने के कुछ समय पहले मुझे जगा दीजिएगा, मुझे देवलाली पर ही उतरना है। उन्होंने कहा, ज़रूर जगा दूंगा मैडम। मैं आश्वस्त होकर सो गई। जब मेरी नींद टूटी तो 5 बज रहे थे। मैं घबराकर उठ बैठी। आसपास देखा तो सभी पैसेंजर जा चुके थे। कंपार्टमेंट में 5-7 लोग ही बचे थे। ट्रेन काफ़ी स्पीड से दौड़ रही थी। घबराहट में मेरा बुरा हाल हो गया था। अटेंडेंट से पूछा, आपने देवलाली आने के पहले मुझे जगाया क्यों नहीं? उन्होंने बताया कि वह भूल गए। परेशानी और नर्वसनेस में मैंने उन्हें कुछ बातें सुना दी। मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो चुप थे, काफ़ी शर्मिंदा लग रहे थे। माफ़ी मांगने लगे और बोले, मैडम अगला स्टेशन इगतपुरी आने वाला है। मैं आपके साथ रहूँगा और वहाँ से वापस देवलाली के लिए आपको ट्रेन पर बैठा दूँगा। मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो गया था। उधर मेरे हस्बैंड स्टेशन पर मुझे लेने पहुँचे होंगे। मेरे न मिलने से वो कितने परेशान हुए होंगे और वापस चले गए होंगे। बाद में उन्होंने बताया था कि पूरी ट्रेन उन्होंने देख डाली थी। मैं ओढ़कर सो रही थी, उन्हें नहीं मिली। वो वापस चले गए। ऑफिस से छुट्टी लेकर आई थी। इगतपुरी के स्टेशन पर मेरा बुरा हाल था। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी अटेंडेंट ने टीटी से बात करके वापसी का टिकट लिया। वो ट्रेन 2 घंटे बाद आनी थी। मुझे एक वेटिंग रूम में पहुंचा दिया। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। जी मिचला रहा था, चक्कर आ रहा था। तभी देखा कैंटीन का एक लड़का डोसा सांभर चटनी की प्लेट मेरे पास रखकर चाय लेने चला गया। खाना खाकर जान में जान आई। मुझे अपने पति की चिंता हो रही थी। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। वो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे। अभी भी मुझे बीच बीच में चक्कर आ रहा था। वेटिंग रूम की एक बेंच पर मैं लेट गई। सामान भी उसी के नीचे रखा था। पूरा वेटिंग रूम खाली था। अकेले डर सा लग रहा था। सुबह से अब खाना खाने के बाद नींद सी आ रही थी, परंतु आंख बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ट्रेन आने के आधा घंटा पहले ही कुली के साथ प्लेटफॉर्म पर आ गई। जहाँ मेरी बोगी लगी थी वहीं कुली ले आया था। ट्रेन में बैठकर कुछ राहत मिली। 2 घंटे में देवलाली पहुंच गए। कुली किया प्लेटफॉर्म पर उतरी। अब समस्या यह थी कि हस्बैंड को कैसे इन्फॉर्म करें। न उनके ऑफिस का नंबर मालूम था और ना एड्रेस मालूम था। बार बार यही मन में आ रहा था कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। कुली ने सामान वेटिंग रूम में रख दिया। मैं बैठकर सोच रही थी कि क्या करूं। सचमुच उस वक्त मेरी हालत बहुत दयनीय हो रही थी। उस समय 1981 में देवलाली एक बहुत ही छोटा स्टेशन
हुआ करता था। अचानक वेटिंग रूम के दरवाजे से किसी ने झांका और पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? शायद वो स्टेशन मास्टर थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि घबराइए नहीं, मैं आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देता हूँ। लैंडलाइन फ़ोन होते थे उस समय। स्टेशन मास्टर ने अपने रूम में जाकर फ़ोन किया। मैं उनको बस इतना ही बता पाई थी कि मेरे हस्बैंड स्कूल ऑफ आर्टिलरी में ग्रेड कोर्स के लिए आए हैं जो 40 डेज़ का है। उन्हें फ़ोन डायरेक्टरी से नंबर मिल गया। 1 घंटे में हस्बैंड पहुंच गए। मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हुए। हस्बैंड आर्मी में हैं, ऑफिस की जीप में आए थे। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। आज 2023 में भी अक्सर ये घटना याद आती है। मैं प्रेग्नेंट थी, इतना स्ट्रेस कैसे सह लिया, आश्चर्य होता है। 3 महीने बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। आज मेरा बेटा 43 इयर्स का है। उसे भी जब ये कहानी सुनाती हूँ तो वो बहुत प्यार से कहता है, माँ तुम बहुत ब्रेव हो। उसकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती हूँ। देवलाली पहुँचकर वहाँ की एक नई कहानी शुरू होती है जो मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए। मेरा नाम और हेमा खुशियाँ है। बांटते रहिए। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। देवलाली पहुंचकर जब मैं अपने के साथ घर पहुंची तो बहुत सुकून मिला। यात्रा की थकान और तनाव से मैं बहुत थक चुकी थी। मैं सीधे बाथरूम में नहाने चल पड़ी। हस्बैंड ने मेस से लंच मंगा लिया था। खाना खाकर मैं आराम करने बेडरूम में चली गई और हस्बैंड ऑफिस चले गए। शाम को जब मेरी नींद खुली तो काफ़ी हल्का फील हो रहा था। जीतू यानी मेरे हस्बैंड अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मुंह हाथ धोकर मैंने स्टोव पर चाय चढ़ा दी। चाय का प्याला लेकर मैं पीछे वाले लॉन में जाकर बैठ गई। मैं आपको घर का पूरा नक्शा बताना तो भूल ही गई। ये घर अच्छा खासा बड़ा था, ब्रिटिश समय का बना हुआ था। दरअसल यह एक कॉटेज थी। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़कर एक लंबा चौड़ा वरांडा था। यहाँ से मेन एंट्रेंस डोर सीधे ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में निकलता था। हॉल काफ़ी बड़ा था। इस हॉल से एक डोर बेडरूम में और एक किचन में खुलता था। हॉल में दोनों साइड्स में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। बेडरूम से एक डोर किचन में भी खुलता था। किचन से एक डोर पीछे वाले लॉन में खुलता। लॉन के आगे छोटी बड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती। इधर कोई घर नहीं था। इक्का दुक्का लोग शॉर्टकट के लिए इधर से निकलते दिखाई देते। पीछे वाले लॉन की एक चेयर पर बैठकर मैं धीरे धीरे चाय की चुस्की लेने लगी। एड्रेस में इस घर के नाम के साथ ग्रैंड होटल लिखा है। बाहर का व्यू देखकर यह लग रहा था कि किसी समय यह एक बहुत खूबसूरत होटल होगा जिसमें मेन बिल्डिंग के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कॉटेज भी बने थे। इसी में से एक कॉटेज में हम रह रहे थे। अचानक कॉल बेल घनघना उठी। देखा तो जीतू आ गए थे। उनके लिए भी चाय चढ़ा दी। वो फ्रेश होने चले गए। फिर हम दोनों पीछे वाले लॉन में बैठकर बातें करते हुए चाय का मज़ा लेने लगे। ग्रैंड होटल का एरिया बहुत विशाल था। कुछ कॉटेज तो खंडहर हो गए थे और जो थोड़े ठीक थे किराए पर उठा दिए गए थे। बीच में एक नया बड़ा कॉटेज था। उसमें लैंडलॉर्ड अपनी फैमिली के साथ रहते थे। देवलाली की हरियाली देखकर तो मैं मदहोश हो गई थी। चारों ओर बड़े बड़े बरगद, गुलमोहर और नीम के पेड़। जिधर आँख घुमाओ उधर हरियाली ही हरियाली। मौसम तो देवलाली का वैसे ही बहुत अच्छा है। लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। सैनिटोरियम भी काफ़ी हैं। 1980 में वहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ था। वहाँ अधिकतर पारसी सेटल हैं। उनके घर कैसल के समान खूबसूरत और बड़े होते हैं। काफ़ी दूर दूर ये घर बने होते हैं। आगे खूब बड़ा लॉन होता जिसमें सेंटर में पत्थरों की मूर्तियाँ और उनके चारों ओर फव्वारे होते। कुछ घर खाली थे, वहाँ कोई रहता नहीं था, परंतु वहाँ के मालिक छुट्टियों में अपने परिवार के साथ घूमने आया करते। स्वस्थ और तरोताज़ा होकर वापस अपने रूटीन में जाते। मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि छुट्टियां बिताने के लिए देवलाली एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। आज सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। रह रहकर जी मिचला रहा था।
जीतू ऑफिस से जल्दी आ गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, बताया सब ठीक है। कुछ विटामिन की कैप्सूल्स दी और डाइट के बारे में कुछ हिदायतें दी। शाम का समय था, मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद हम दोनों वॉक के लिए निकल पड़े। सड़कें बहुत ही साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी थीं। उनके दोनों तरफ लगे बरगद के विशालकाय पेड़, जिनकी अनेकों जड़ें धरती के अंदर जा रही थीं। इतने विशाल बरगद के पेड़ मैंने पहली बार देखे। लौटते समय लैंडलेडी से मुलाकात हो गई। वह करीब 60 साल की एक पारसी लेडी थी, काफ़ी मिलनसार लग रही थी। घर पहुंचकर मुंह हाथ धोकर मैंने नाइट ड्रेस पहन ली, एक रसे वाली सब्ज़ी तैयार की और आटा गूंद कर रख दिया। फिर हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगे। उस समय टीवी तो होता नहीं था, होता तो शायद हम देख रहे होते। अचानक किचन में से बर्तन गिरने की तेज़ आवाज़ आई। हम दोनों भागकर वहाँ पहुँचे तो देखा खिड़की के उस तरफ एक बिल्ली आटे का डो लेकर बैठी हम लोगों की ओर ही देख रही थी। किचन की विंडो का एक ग्लास टूटा हुआ था, उसी से वह अंदर आ गई थी। आटा खा नहीं सकती थी, लेकिन मिट्टी में पूरा खराब हो गया था। मुझे बिल्ली पर बहुत गुस्सा आया। हम दोनों को हंसी भी आ रही थी बिल्ली का मुंह देखकर। मैंने फिर से आटा गूंदा, तब तक जीतू ने गत्ते वगैरह लगाकर विंडो बंद कर दी थी। 8 बजे तक हमने डिनर कर लिया। फिर हम बेडरूम में सोने चले गए। मैंने एक मैगज़ीन उठा ली। कहानियाँ पढ़े बिना मुझे नींद नहीं आती। उधर जीतू अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। 10 बजते बजते हम दोनों सो गए। सुबह कॉल बेल की आवाज़ से नींद टूटी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक बाई खड़ी है, मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए थी। बर्तन और सफाई के लिए मैंने उसे रख लिया। बाथरूम के नल में नहाने का पानी आता था, सफाई वगैरह के लिए भी वो यूज़ होता था, परंतु वह पीने का पानी नहीं था। लैंडलेडी के लॉन में एक म्यूनिसिपैलिटी का टैप था, जहाँ से बाई पीने का पानी ला कर रखती थी। सामान हम लेकर आए नहीं थे, सिर्फ कपड़े और थोड़े बर्तन ही रखे थे। फौज की हरे मोटे कपड़े वाली बाल्टी में वो पानी लेकर आती थी। आगे हमारे घर पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया पड़ती, साथ में फूलों के बहुत से पेड़ और खूबसूरत ग्रास वाले लॉन थे। पीछे की ओर से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती थीं। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा था। लगता था हम किसी रिसॉर्ट में छुट्टी बिताने आए हैं। हम रोज़ शाम वॉक के लिए निकलते थे। एक दिन हमने प्लान बनाया, ग्रैंड होटल की बिल्डिंग जो अब खंडहर हो गई थी, वहाँ जाकर देखते हैं। हम दोनों उस ओर चल पड़े। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बड़ा सा वरांडा था, बहुत बड़ा। नीचे 5-7 हॉल थे, जिसमें शायद पार्टीज़ और कैबरे वगैरह होते होंगे। बड़े ही स्पेशियस हॉल थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए तो देखा वहाँ लाइन से 15-20 कमरे थे, जो शायद लोगों के ठहरने के लिए होंगे। जगह जगह से टूटे फूटे दीवारों से पपड़ियाँ निकल रही थी। खिड़कियों के शीशे सब टूट चुके थे, परंतु लग रहा था एक समय में यह होटल बहुत ही शानदार रहा होगा। इसकी गवाही ये खंडहर दे रहे थे। शाम गहराने लगी थी, थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हमें कुछ डर सा महसूस होने लगा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम वापस नीचे आ गए और घर की ओर चल पड़े। ये टूर काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग था। रात के वक्त जब मेरी निगाह उस बिल्डिंग पर पड़ती तो मैं पुराने समय की कल्पनाओं में खो जाती। कल्पना करती कि उस समय यहाँ कितनी रौनक होती होगी। कुल 1 महीने हम वहाँ रहे। छोटा सा कोर्स था। जीतू क्लासेस से 6 बजे तक आ जाते, फिर हम पूरा समय साथ साथ बिताते। 1 महीना कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। अब हमारा वापस जाने का समय आ गया था। सामान सब पैक हो गया था। ट्रेन रात 10:30 बजे की थी। देवलाली में छोटा सा स्टे बहुत ही प्लेजेंट रहा। अब जीतू के साथ होने से मैं यात्रा में बिल्कुल टेंशन फ्री थी। अगली वीडियो में एक और सच्ची दास्तां के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।